हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल असम्बली एजुकेशन ऐप पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन के बारे में। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ जान लेते हैं हम कि इसका अर्थ क्या है। हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे तत्वों का मापन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, उसमें हम तत्वों का मापन करेंगे। तो स्टाइक्योमेट्री का मतलब ही है तत्वों का मापन। स्टाइक्योमेट्री शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के शब्द स्टोकियोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। स्टोकियोन का मतलब है तत्व और मेट्रोन का मतलब है मापना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, उसमें यही बात बताई गई थी कि क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो अंक आगे लगाए जाते हैं उन्हें स्टाइक्योमेट्रिक अंक या गुणांक कहा जाता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। अब यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसको हम संतुलित करते हैं कि यहाँ पे 2H2O कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 2H2 कर दिया, यहाँ पे 2H2O। तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों क्रियाकारक और उत्पाद की तरफ बैलेंस है, और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी दोनों साइड समान है। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इस संतुलित रासायनिक समीकरण को हमने पहले यह असंतुलित रासायनिक समीकरण थी। अब हमने यहाँ पे गुणांकों के रूप में यहाँ पे 2 लिया, क्रियाकारक की तरफ उत्पाद की तरफ यहाँ पे 2 लिया। तो ये दो क्या हुए, स्टाइक्योमेट्रिक अंक या गुणांक। जिन अंकों या से हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं वो काम में लेते हैं, उन्हें स्टाइक्योमेट्रिक अंक या गुणांक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होने के पश्चात तत्वों का मापन कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया अगर संतुलित है तो हम उनके तत्वों का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए हमें एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि C3H8 का दहन है, मतलब कि ऑक्सीजन से उसकी क्रिया है, तो हमें पता है कि वो क्या बनाएगी, CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O का निर्माण करेगी। तो इसकी एक ट्रिक है, जब भी कार्बनिक यौगिकों का दहन दिया जाता है तो हम उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें CHO ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत ही ईजी तरीके से बन जाए। CHO का मतलब है कि सबसे पहले कार्बन की संख्या को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन की, और लास्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की। तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि जैसे कि C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। कार्बन की संख्या क्रियाकारकों की तरफ कितनी है, 3, उत्पाद की तरफ है 1। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 3CO2 कर देंगे। कार्बन की दोनों साइड संख्या समान हो गई। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था CHH, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या क्रियाकारक की तरफ है कितनी, 8, उत्पाद की तरफ कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन H2O कितने से गुणा करेंगे, 4 से। 4 दूनी 8। हाइड्रोजन और कार्बन की परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्रियाकारकों की तरफ है 2 और उत्पाद की तरफ कितना है, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। 10 करने के लिए इसको कितने से गुणा करेगा, 5 से गुणा करने पर 10 प्राप्त होगा। अब ये क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें हम तत्वों का मापन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया, और ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी। इस प्रकार से कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कर सकते हैं। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास ये थी, जो ये आ गई। ठीक है, अब इस समीकरण में हमने देख लिया कि दोनों तरफ, क्रियाकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 10 परमाणु। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल दे रखा है कि CH4 प्लस
2O2 CO2 2H2। ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण। इस अभिक्रिया के माध्यम से हम 3 कथन कह सकते हैं। एक तो क्या है? 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल का बनाती है। क्या कहा इसने कि 1 मोल CH4 का कितना मोल है? यहाँ पे 1 मोल, और ऑक्सीजन का कितना है? 2 मोल। ये आपस में क्रिया करके 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2O का निर्माण करती है। यहाँ पे मोलों की संख्या हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात हम कह सकते हैं कि 1 अणु मीथेन, यहाँ पे अणु की संख्या लेंगे कि 1 अणु मीथेन 2 अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 अणु CO2 का और 2 अणु H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है कि जैसे कि CH4 का हमने भार द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, आणविक भार, तो CH4 का कितना हो गया? 16 ग्राम। CH4 का कैसे हुआ? कार्बन का कितना होता है? 12 एक का। हाइड्रोजन का एक का कितना होता है? 1, तो 4 का कितना हो गया? 4, तो एक कितना हो गया? 16 हो गया ना। उसी प्रकार एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 4 का कितना होगा? 64 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार CO2 का 44 और H2O का 36 हो गया। अब इसके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम CO2 का और वह 36 ग्राम H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सीमांत अभिकर्मक नाम से पता चल रहा है कि सीमांत अभिकर्मक कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद को सीमित कर देते हैं, चाहे दूसरे की सांद्रता कितनी ही क्यों न हो। सीमांत अभिकर्मक उनको कहते हैं कि जैसे कि कोई अभिक्रिया है, हमारे पास एक ऐसा क्रियाकारक है जिसकी मात्रा बहुत कम है, और अगर वो है ही नहीं हमारे पास, वो ख़त्म हो जाएगा कुछ देर में, कुछ टाइम के बाद में वो ख़त्म हो गया, तो अभिक्रिया अपने आप रुक जाएगी। उन्हें क्या कहते हैं? हम सीमांत अभिकर्मक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विलयनों अभिक्रिया क्या है? अधिकांशतः प्रयोगशाला में अभिक्रियाएं विलयनों में ही की जाती है। लगभग अभिक्रियाएं प्रयोगशाला में कहाँ होती है? विलयनों में की जाती है। जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा विभिन्न सांद्रता पदों में व्यक्त की जाती है। एक तो है द्रव्यमान भार इकाई, एक द्रव्यमान आयतन इकाई और एक आयतन इकाई है। लेकिन हम यहाँ पे 2 पढ़ेंगे, द्रव्यमान भार इकाई और द्रव्यमान आयतन इकाई। द्रव्यमान भार इकाई में सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, फिर मोल अंश, फिर ppm, फिर मोललता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन इकाई में मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और तुल्यांकी द्रव्यमान। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले द्रव्यमान प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत को हम किस प्रकार याद कर सकते हैं? एक संबंध है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इसके द्वारा हम द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी विलयन का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि जैसे कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। क्या इसका मतलब कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोल अंश या मोल भिन्न। मोल अंश या मोल भिन्न क्या होता है? विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि किसी विलयन में 3 अवयव A, B और C हैं। इनकी मोलों की संख्या क्रमशः Na, Nb और Nc है। ठीक है। अब हम पहले देखेंगे एक के मोल भिन्न। एक के मोल भिन्न किस प्रकार निकालेंगे कि जिसके हम निकालेंगे उसके मोलों की संख्या, जिस किसी भी अवयव के हम मोल भिन्न निकालेंगे या मोल अंश निकालेंगे, उसके
मोलों की संख्या, जैसे कि 1 का निकाला तो हमें अक्स ए का मान कितना होगा एन ए के मोलों की संख्या अपॉन टोटल अवयव के मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर हमें कह दिया कि बी के मोल भिन्नों की संख्या याद करें तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे कि यहाँ पे बी और यहाँ पे बी के मोलों की संख्या ऊपर लिख दी। उसी प्रकार अगर सी का पूछे तो सी का भी इसी प्रकार हुआ कि एक्स सी बराबर एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी विलयन के अवयवों के मोलों की संख्या या मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने विलयन का, जैसे कि विलयन का टोटल मोल भिन्न पूछा जाए तो हर विलयन में उपस्थित विलयन के सभी अवयवों का मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। जैसे कि वहाँ पे टोटल निकालेंगे हम मोल भिन्न तो बराबर क्या होगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ये होगा। ठीक है, तो हम एक्स ए का मान कितना आया था कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इस प्रकार का आया था। प्लस एन बी का किया सेम यही है। तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, एक्स ए की वैल्यू रख दी, एक्स बी की रख दी और एक्स सी की रख दी। तो यहाँ पे क्या होया, इनको जोड़ेंगे तब ये वैल्यू आएगी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इनका मान क्या हुआ 1। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अत्यंत कम हो तब हम ppm प्रयुक्त करते हैं। कोई विलयन है उसमें विलय की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो तब हम ppm या ppb का भी यूज करते हैं। ppb में क्या होता है, ppm में तो क्या होता है कि ppm में दे रखा है कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मात्रा अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयव की मात्रा, जिसकी ज्ञात करेंगे उसकी अवयव की मात्रा में टोटल की भाग दे देंगे और इंटू 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे अगर ppm में ज्ञात करना है। अगर ppb में ज्ञात करना होता तो 10 की घात 9 से गुणा कर देते, 10 की घात 6 और सेम वही होगा। क्या है कि इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता, जैसे जल की कठोरता, जल में CO2 की मात्रा और क्या देखा है वायु प्रदूषण आदि हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोललता और मोलरता में फ़र्क है। मोललता द्रव्यमान भार इकाई है और ये द्रव्यमान आयतन इकाई है। कौन सी, मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होती है, मोलरता को स्मॉल m से दर्शाया जाता है लेकिन मोलरता को कैपिटल M से दर्शाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पे विलायक को किस में लिया, बार में कि किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसका सूत्र क्या हुआ है कि विलय के मोल अपॉन विलायक का भार kg में, विलायक का भार kg में, ये हुआ ना। इसको हम जैसे सोल्व करते हैं कि मोलरता का क्या हुआ, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार kg में। अब विलय के मोलों की संख्या, हम जब भी मोल निकालते हैं तो पिछले वीडियो में बताया था कि मोलों की संख्या निकालते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, ग्राम में भार अपॉन अणुभार। तो यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या याद करेंगे तो विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का अणुभार, ये इसके क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या। ऊपर 1000 से गुणा किया है कि नीचे फिर क्या किया है, विलय का ग्राम में भार, ग्राम को किस में, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, इसलिए ऊपर 1000 से गुणा कर दिया और नीचे विलय का भार ग्राम में लिख दिया। फाइनली मोललता का सूत्र क्या हो गया, विलय का ग्राम में भार गुणा 1000 अपॉन विलय का अणुभार गुणा विलय का भार ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोलरता के बारे में।
इसमें क्या सेम वही है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, वहाँ पे 1 किलोग्राम में उपस्थित पूछा था, 1 किलोग्राम में लिया था विलय की मात्रा। यहाँ पर विलयन में क्या लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का सूत्र क्या दे रखा है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब उसी प्रकार विलय के मोलों की संख्या को हम किस प्रकार लिखें, विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का अणुभार। उसी प्रकार हम विलयन का आयतन यहाँ पे लीटर में दे रखा है, हम इसको ml में करेंगे तो पूरा 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूलता की। फॉर्मूलता को F से डिनोट करते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या उसकी फॉर्मूलता कहलाती है। अब फॉर्मूलता, ग्राम, सूत्रभारों की संख्या, ये नए नए शब्द हैं। अब हम इनमें देख लिया कि जैसे कि फॉर्मूलता दे दिया कि विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब इसको समझने के लिए हमें विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उसका क्या फॉर्मूला होता है कि विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या हम ज्ञात करते हैं विलय का ग्राम में भार अपॉन विलयन का विलय का सूत्रभार, विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का सूत्रभार। विलय का सूत्रभार हम उसके फॉर्मूले से या सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। विलय के सूत्र का भार ही विलय का सूत्रभार होगा। तो फॉर्मूलता का फाइनली हमारे पास क्या हुआ, विलय का ग्राम में भार इंटू 1000 अपॉन विलय का सूत्रभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलता की, जिसे कैपिटल लाइन से दर्शाया जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या और याद करनी पड़ेगी हमें, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो देखते हैं कि इसको, ये है नॉर्मलता क्या बोला कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें विलय का ग्राम में भार पता होना चाहिए और विलय का तुल्यांकी भार। विलय का चलो हमने विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए फॉर्मूला याद किया कि विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। अब समस्या आ गई कि विलय का तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो विलय का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं तो उसमें हम विलय का जो अणुभार है उसमें n का भाग देते हैं। n क्या होती है, उसकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसकी संयोजकता। विलयन में उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसका हम भाग देंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे कि H2SO4 दे रखा है। H2SO4 एक अभिक्रिया में 2H+ और SO4-2 में विभाजित होता है, टूटता है। तो हम इसका तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि विलय का अणुभार कितना है, H2SO4 का अणुभार कितना है 98 और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2। तो इसमें क्या हो गया, तुल्यांकी भार इसका क्या आ गया 49। ठीक है, नॉर्मलता का फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला आया कि विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, ऊपर इंटू 1000 से हो जाएगा तो नीचे विलयन का आयतन किस में आ जाएगा ml में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, ये जैसे कि पीछे आ गया कि एक फॉर्मूला सेम ही है। तुल्यांकी भार को हम ज्ञात करने के लिए विलय का जैसे अणुभार ले लिया, उसमें हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।